नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। बिना समय को व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस जो होता है उसका मुख्य घटक यानी सबसे महत्वपूर्ण घटक उसमें क्या होता है? क्या हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है या एसिटिलीन होता है? सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है, याद रखिएगा सबसे मुख्य घटक उसमें क्या होता है? मीथेन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीथेन जो होता है प्यारे साथियों, मीथेन ये बायोगैस में सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो पहला नंबर सवाल सभी का क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अगला सवाल है प्यारे साथियों कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। जी हाँ, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? स्ट्रक्चर से सवाल पूछा गया है कि इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा इस अणु की जो आकृति होती है बिल्कुल समतलीय होती है। कैसा होता है? समतलीय होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। कैसा होता है? समतलीय। काफी बार ये सवाल आपसे डीएलएड के एग्जाम में पूछे भी गए और जीके जीएस गुरु आपको ऐसा ही क्वेश्चंस बार बार कराता है जो निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? प्यारे साथियों स्पेक्ट्रम जो होता है ये किसे कहते हैं, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? प्रकाश को कहते हैं, आकाश के 7 रंग को कहते हैं, या सफेद प्रकाश किरण रंगीन पट्टियों पर फैल जाती है उसको कहते हैं, या सभी गलत है? तो स्पेक्ट्रम जो किसको कहते हैं सभी को पता होगा। सफेद प्रकाश की किरण जो होती है 7 यहाँ पे किरण जो होती है रंगीन पट्टियों में फैल जाती है, तो इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। यानी एक सफेद प्रकाश जो होती है वो 7 अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाती है, इसीलिए इसका नाम स्पेक्ट्रम दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा और निश्चित रूप से आपके डीएलएड वाले एंट्रेंस एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है, कहता है वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं कहलाते हैं। मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं, जो उच्च होते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक में भरे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा गया। तो उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो उच्चतम कक्षा में भरे जाते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा और बार बार ये प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप, किसके? एथिलीन के बहुलीकरण करना है, यानी पॉलीमर बनाना है। उसका क्या बनाना है? पॉलीमर बनाना है। किसका? एथिलीन के। तो इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वो क्या है? टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है, नाइलॉन है या पॉलीइथिलीन है? इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है, यानी इथिलीन के जब बहुलीकरण किया जाता है जो प्लास्टिक का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो उसको जो बोलते हैं पॉलीइथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीइथिलीन। यानी इथिलीन जो है बहुत सारे बहुलीकरण द्वारा बहुत सारे आपस में जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीइथिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीइथिलीन। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न जो है एक आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पॉलीइथिलीन बोलेंगे। जब भी इथिलीन के अगर बहुलीकरण की बात आए तो बहुलीकरण यानी बहुत सारे मिलकर उसको पॉली बना दिया और पॉलीइथिलीन हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होता है। जी हाँ, बेंजीन जो होता है प्यारे साथियों, बेंजीन के सबसे सरलतम हाइड्रोलिक उत्पन्न होता है, बताइएगा जरा। एक्सटर्न से या प्यूबिस से, फिनॉल से या प्यूरिन से? तो यहाँ पे बेंजीन का तो स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ इस प्रकार से होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये क्या है प्यारे साथियों? बेंजीन है। तो सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहाँ पे होता है? याद रखिएगा यहाँ फिनॉल पे होता है। फिनॉल इसी में अगर बेंजीन में प्यारे साथियों बेंजीन में अगर OH लगा दिया जाए, यहाँ पे OH लगा दिया जाए या किसी भी समूह पे OH लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। तो ये
व्युत्पन्न होता है कहाँ पे, फिनॉल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये काफी सारे एमवीवीआई प्रश्न हैं जो आपके लिए लाया गया है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला सवाल है कि अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है। अपमार्जक, धोबा सोडा जिसे बोलते हैं प्यारे साथियों, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, अपमार्जक मिलाया जाता है। तो बनाने का मूल यौगिक क्या होता है, कंपाउंड के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है, जरा बताइएगा। अपमार्जक बनाने के लिए एल्कोहल मूल यौगिक होता है या फ्रक्टोन होता है, संश्लिष्ट होता है या संश्लिष्ट अपमार्जक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी का ऑप्शन नंबर एल्कोहल आ रहा है, बिल्कुल राइट है। एल्कोहल जो होता है ये मुख्य क्या होता है, मूल यौगिक होता है। कौन सा होता है, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा होता है, तो एल्कोहल होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, एल्कोहल होता है, याद रखिएगा। ऐसे सवाल जो है पूछे भी जाते हैं आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एल्कोहल यहाँ पे याद रखिएगा। अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है, तो एल्कोहल है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है आपसे कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, युद्ध में प्रयोग किया जाता है। जहां पे लड़ाई चल रही है वहां पे इस गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, ल्यूसाइट बनाई जाती है। क्या होता है, विषैली गैस। ल्यूसाइट जो होती है ये विषैली होती है। तो ये किससे बनाई जाती है, क्लोरीन से बनाई जाती है, जिसे हम लोग Cl से सूचित करते हैं। अमोनिया से बनाई जाती है, एसिटिलीन से बनाई जाती है, या नाइट्रोबेंजीन से बनाई जाती है। तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखिएगा, ल्यूसाइट जो होता है एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे, एसिटिलीन से बनाई जाती है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एसिटिलीन से युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ये क्या होती है, विषैली गैस होती है ल्यूसाइट। ये किससे बनाई जाती है, एसिटिलीन से बनाई जाती है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने की कहता है स्पर्मेटिव मोम कहाँ से प्राप्त होता है। स्पर्मेटिव मोम जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तार के पत्ती से, शहद के छत्ते से, पेट्रोलियम से या वेल से। तो स्पर्मेटिव मोम जो होता है याद रखिएगा ये कहाँ से प्राप्त होता है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इस 9 नंबर सवाल का जवाब, वेल। वेल आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। कहाँ से, ये वेल से प्राप्त किया जाता है। वेल मछली जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है क्या, स्पर्मेटिव मोम। तो 9 नंबर सवाल का जवाब जो होगा बिल्कुल डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 का क्या होगा, डी होगा। बिल्कुल सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी भाई बहन दोस्तों के पास और जितने भी ग्रुप है सभी में। चलिए कहता है व्यापारिक बेसलीन, क्या है, व्यापारिक बेसलीन किसके निकाला जाता है, यानी किससे निकाला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, किससे होगा, कि किससे निकाला जाता है क्या, व्यापारी बेसलीन किससे निकाला जाता है, पादप गोंद से या कोल तार से, वर्ण मोम से, पेट्रोलियम से। तो व्यापारिक मोम जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, बेसलीन जिसे बोलते हैं, किसे निकाला जाता है, ये जो होता है पेट्रोलियम से निकालते हैं हम लोग। कहाँ से, पेट्रोलियम से क्या करते हैं, व्यापारिक बेसलीन को निकाला जाता है। यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, पेट्रोलियम, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे अगला नंबर सवाल पे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, काफी सारे इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। कहता है कि पॉल मुलर को 1948 में चिकित्सीय एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। तो यहाँ पे चिकित्सीय एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जो है किस खोज के लिए दिया गया था पॉल मुलर को, कब, 1948 में। तो ये जो है याद रखिएगा डीडीटी के कीटनाशक प्रभाव का बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर कुल मिलाकर डी जो होगा राइट आंसर होगा। डी क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। डीडीटी के कीटनाशक प्रभाव के बारे में इन्होंने बतलाया था। चलिए 12 नंबर सवाल है, कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जो जल की प्रतिक्रिया अगर हम लोग करवाते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, बताइएगा जरा। सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। क्या मीथेन होता है, इथेन होता है, एथिलीन होता है या एसिटिलीन होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड प्यारे विद्यार्थियों, इस पर अगर जल का बूंद अगर हम गिराते हैं तो इसमें से एक धुआं के समान निकलता है गैस। तो ये जो गैस होता है ये क्या होता है, एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, एसिटिलीन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है,
कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है। वेल्डिंग के प्रयोग में जो गैस आता है वो क्या होता है, एलपीजी होता है, इथिलीन होता है, मीथेन होता है या एसिटिलीन होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में जो गैस का प्रयोग किया जाता है ईंधन का वो क्या होता है, एलपीजी के होते हैं, इथिलीन होते हैं, मीथेन होते हैं या एसिटिलीन होते हैं। मीथेन के जगह पर आपको यहाँ पे CH4 भी देखने को मिल सकता है। तो कौन सा एक गैस है जो वेल्डिंग में प्रयोग आता है, बिल्कुल सभी का यहाँ पे एसिटिलीन आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। एसिटिलीन जो है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गैस वेल्डिंग के प्रयोग में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट भी है। चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने कि डीडीटी के कीटनाशक प्रभाव की खोज किस वर्ष स्विट्जरलैंड के गेगी औषधि विद्यालय में पॉल मुलर ने की, बताइएगा जरा। तो किस वर्ष किया था डीडीटी के कीटनाशक का प्रभाव की खोज, ये आपको कुल मिलाकर बताना है। तो ये जो किया गया था 1939 में किया गया था। कब किया गया था, 1939 में। याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा पॉल मुलर के द्वारा किया गया था डीडीटी कीटनाशक यहाँ पे कीटनाशक प्रभाव की खोज। कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा काफी सारे प्रश्न इससे आपसे बन सकता है और निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से भी सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलते हैं अगला सवाल पे। तो अगला 15 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम एसीटेट है, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोप्रीन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो वेस्ट्रॉन का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। इसका वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है, क्या है, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल होगा। अगला सवाल है 16 नंबर के रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है क्या कहलाता है। यानी रासायनिक प्रक्रम में कोई भी अगर पदार्थ है और ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के बाद ये उष्मा उत्पन्न करता है। उष्मा समझते हैं आप लोग, तो उष्मा उत्पन्न करता है तो ये क्या कहलाता है, निर्माण कहलाता है, दहन कहलाता है, विकिरण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता। यानी इस पर अगर उष्मा उत्पन्न कर रहा है तो इस प्रक्रिया का क्या नाम दिया जा सकता है, ये इसके बारे में आपको बताना है। तो इसको हम लोग दहन प्रक्रिया कहते हैं। कोई भी चीज अगर यहाँ पे किसी चीज से अभिक्रिया करके अगर उष्मा का पैदा कर रहा है प्यारे साथियों, उष्मा अगर निकाल रहा है तो उष्मा एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे दहन प्रक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, बॉर्न, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है तो जरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, साथ ही साथ शेयर भी कर दे। चलिए 17 नंबर सवाल है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो पकाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है कौन सा गैस होता है, इसके बारे में जरा बताइएगा। क्या एथेन होता है, एसिटिलीन होता है, प्रोपेन होता है या मीथेन गैस होता है। तो कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो गैस क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन गैस होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। किसको, कच्चे फल जो होते हैं उसको पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जाता है कि कितनी होती है। तो एक्स किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है 0.1 नैनोमीटर होता है। 0.1 क्या होता है यहाँ पे, 0.1 नैनोमीटर, जिसे हम एनएम कहते हैं। ये क्या हुआ, नैनोमीटर। तो 0.1 नैनोमीटर एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल पर। 19 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके स्क्रीन के सामने है कि एक्स किरण की खोज किसने की थी। ये खोज से सवाल है, खोज से जो है आपसे केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेंडलीव के बारे में और पीरियोडिक टेबल के बारे में तो हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक्स किरण, गामा किरण यानी इसके बारे में, अल्फा किरण, इसके बारे में नहीं पूछा जाता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे है आपसे पूछा गया है कि एक्स किरण की खोज किसने की थी।
एक्स किरण की जो खोज है याद रखिएगा विल्हेम रोटजेन, कौन, विल्हेम रोटजेन ने एक्स किरण की खोज की थी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अभी बाकी है आना और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 20 क्वेश्चंस है कि नार्सिलेन, प्यारे साथियों, नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? नार्सिलेन के नाम से है और ये कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में क्या किया जाता है? निश्चेतक। निश्चेतक मतलब बेहोशी के रूप में किया जाता है। जब भी ऑपरेशन की जाती है तो इसका प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर करता है और उसको बेहोश करने के लिए। तो इथेन, ईथर का या क्लोरोफॉर्म का, इथेन का, एसिटिलीन का, किसका इस्तेमाल किया जाता है जरा बताइएगा। तो पहले क्लोरोफॉर्म का किया जाता था जो कि बहुत ही घातक है, लेकिन अब इसको एसिटिलीन में बदल दिया गया है। अब जो इस्तेमाल किया जाता है एसिटिलीन के रूप में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्यारे साथियों, प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य अवयव क्या है जरा बताइएगा। प्राकृतिक गैस जो होता है, नेचुरल गैस, उसका मुख्य अवयव क्या है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो उसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या वो मीथेन होता है, एथेन होता है, या ब्यूटेन होता है, या हाइड्रोजन होता है? तो प्राकृतिक गैस में जो मुख्य अवयव होता है सबसे ज्यादा, उसमें क्या, मीथेन पाए जाते हैं। मीथेन जो होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीथेन आपको पता होना चाहिए, CH4 इसका फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है लंदन में कब कोयला गैस, प्यारे साथियों, 22 नंबर सवाल है। कहता है लंदन में कब कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था? लंदन में जो है कोयला गैस का प्रयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए कर दिया गया था, कब? तो ये 1800 की बात है, या 1810, 1870 या 1890? तो याद रखिएगा 1810 में। प्यारे साथियों, 1810 में जो है लंदन में क्या किया गया था? कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार रोशनी के लिए किया गया था। याद रखिएगा 1810, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें एक रासायनिक गैस मान लीजिए या रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया, उसका नाम आपसे पूछा गया है। यूज किसको किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड को, या कार्बन या हाइड्रोजन साइनाइड को, मस्टर्ड गैस, या भाप अंगार गैस? तो मस्टर्ड गैस का भी इस्तेमाल किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। किसको? मस्टर्ड गैस का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल मस्टर्ड गैस, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परिशुद्धता किससे व्यक्त करता है? परिशुद्धता किसे व्यक्त करता है जरा बताइएगा कि परिशुद्धता जो है किसको व्यक्त करता है? तो इसका जो है राशि के विभिन्न मापने के समीप्य को क्या करता है? व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये परिशुद्धता व्यक्त करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एस्केरलिक क्या है? एक्रिलिक क्या है? क्या है? एक्रिलिक है, सॉरी। एक्रिलिक क्या है? क्या एक प्रकार का कीट है, संश्लेषित रेशा है, कपड़े है, या प्लास्टिक थैलिया है? तो एक्रेलिक जो है एक प्रकार का क्या है? बिल्कुल संश्लेषित रेशा है। क्या है? ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, इसको एक्रेलिक नाम दिया गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पर जरा फोकस करते हैं। तो कहता है ताप को मापने के सामान्य पैमाना क्या है? ताप को मापने के लिए सामान्य पैमाना बताइए। तो सामान्य जो पैमाना होता है उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी माप सकते हैं, साथ ही साथ डिग्री फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, और केल्विन में भी माप सकते हैं। ये तीनों जो है सामान्य पैमाना माना जाता है, यानी उपयुक्त तीनों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, उपयुक्त में तीनों। तो चलते हैं 27 नंबर सवाल की ओर। 27 नंबर है कि एथाइन एक उदाहरण है। एथाइन किसका उदाहरण है जरा बताइएगा। जी, एथाइन जो है एक प्रकार का किसका उदाहरण है? तो याद रखिए त्रिआवंध वाले यौगिक का उदाहरण है। क्या है? त्रिआवंध वाले यौगिक का।
प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है, बताइएगा प्रयोगशाला में मीथेन किस प्रकार बनाई जाती है। तो प्रयोगशाला में जो मीथेन होता है सोडियम एसीटेट, क्या सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है तो प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। याद रखिएगा, इसके बारे में आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। क्लास 12th में इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है कि मीथेन कैसे तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में। तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो हमें मीथेन प्राप्त होता है। यानी 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से हम लोग किस गैस को जानते हैं, तो ये जो होता है मीथेन गैस को जो है हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रथम क्लोरीकृत क्या है, प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बन कीटनाशक डीडीटी मूलतः किस वर्ष में बनाया गया था। डीडीटी जो है किस वर्ष में बनाया गया था। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में इसके बारे में जिक्र किया गया कि डीडीटी जो है किस वर्ष बनाया गया था। अब बताया भी था 1873, याद रखिएगा 1873 में क्या किया गया था, डीडीटी को तैयार किया गया था फाइनली। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान जो है ये हम लोग किसको कहते हैं, तो पदार्थ के एक मोल में ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ये क्लास 12 से उठाया गया प्रश्न हो सकता है सॉल्यूशन चैप्टर से, तो निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है 32 नंबर कि पैराफिन किसका उत्पादक है या उपोत्पाद है। पैराफिन, तो पैराफिन जो है याद रखिएगा पेट्रोलियम परिशोधन का है। किसका है, पेट्रोलियम। जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। पेट्रोलियम परिशोधन का क्या है यहाँ पे, पैराफिन उत्पादन है या उत्पाद है, यानी पेट्रोलियम परिशोध, याद रखिएगा राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि किसने, प्यारे साथियों, किसने सबसे पहले 1870 में आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की है। तो ऐसा करने वाला का नाम जो था बिल्कुल याद रखिएगा जेम्स मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जेम्स मैक्सवेल जो है इसने विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों का व्यवहार की व्याख्या की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। तो पेट्रोल का जो है मुख्य संगठन है क्या है, पेंटेन है, ऑक्टेन है, मीथेन है या हेक्सेन है। ऑक्टेन याद रखिएगा पेट्रोल का मुख्य संगठन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए रासायनिक विज्ञान पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ। तो रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये सबसे पहले 1860 में किया गया था। 1860 में जो है सबसे पहले किया गया था रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों को मिलाने से कौन सी गैस मिलती है। तो मिलाने से क्या मिलती है, मीथेन मिलती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा बात कर लेते हैं। कहता है कुछ स्थानों में वनस्पति की अपघटना के कारण उत्पन्न गैस है। कुछ स्थानों में वनस्पति की अपघटना हुई, इसके कारण जो उत्पन्न गैस है वो क्या कौन सा गैस है, तो वो जो है बिल्कुल मीथेन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मीथेन है लेकिन साथ में क्या है प्यारे साथी, यहाँ पे 1 मिनट 38 नंबर क्वेश्चन है और इसके लिए जो जवाब होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, N2 और O2 का मिश्रण है। क्या है, वो जो है N2 और O2 का मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल कि खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः यानी प्रयुक्त यानी प्रयोग में लाई जाती है। तो खाना बनाने में जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वो मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन गैस होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक नियम किसने दिया था।
तो रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक नियम जो है ये किसने दिया था, जरा बताइएगा। ये जो नियम है प्यारे विद्यार्थियों, कौशल तथा लुईस ने दिया था। कौशल तथा लुईस ने रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक नियम दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 99.98% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, इसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटियम, हीलियम, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर ए में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? वो वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर बिल्कुल भी अध्यारोपित नहीं होती है, वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैसे हम लोग कायर बोलते हैं। कायरल क्या बोलते हैं? कायरल कहलाती है। क्या कहलाती है? कायरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैकबस हेंड्रिक्स वांट हॉप को किस पर अपने कार्य के लिए रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस पे कार्य किया था? बिलियनों पर कार्य किया था, बिलियनों पर कार्य किया था। किस पे? बिलियनों पर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। कहता है गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार रिपीटेड भी है, मीथेन है, जिसे CH4 के रूप में हम लोग लिखते हैं। चलिए, धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को क्या नाम दिया जाता है? जरा गेस कर सकते हैं बिना ऑप्शन के लिए। चलिए, ऑप्शन भी हम आपको दिखाई देते हैं, साथ में आंसर भी। वैद्युत संयोजन आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक आबंध। अगला सवाल 46 नंबर कि किस रसायन के प्रभाव से गंभीर स्थिति में शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मौत हो सकती है? तो ये जो है इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन जो है, इसके प्रभाव से क्या हो सकता है? नींद, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मौत भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी जो होगा राइट आंसर होगा। समभ्रंश किसे कहते हैं? तो समभ्रंश जो है, ये जो है समान ऊर्जा वाले कक्षकों को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की कि गैसोहॉल जो मीटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, यह मिश्रण क्या कहलाती है? जरा बताइएगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग? क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो। क्या हो? उच्च क्षमता हो और बचत भी ज्यादा हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? तो मलेरिया के जो उपचार में किया जाता है, याद रखिएगा, क्लोरोक्वीन। क्या? क्लोरोक्वीन, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपको कैसा लगा? यहाँ पे क्लोरोक्वीन बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर सी है। और आज के लिए इतना ही है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। पढ़ते रहे और एग्जाम को फोड़ते रहे।